जी सलामुकुम साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? मेरी समरा आवाज़ आ रही है? जी बेटा आवाज़ आ रही है बेटा? ओके, हम लोगों ने डिस्कस करना है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप लोग कि क्या होती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हाँ जी अली, हम डिफाइन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। पापा जी क्या पानी में दो के आपके टेबल पर रखा है। डिफाइन करने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को डिफाइन करें। हाँ जी महवीश अली हमजा। व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? किसी को भी नहीं आता, ये आवाज नहीं आ रही किसी को भी, ये कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहा। जी क्लास, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? मुझे लगता है कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। जी अली हमजा, सबा ताहिर, महवीश, शीतल, मुबशरा, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि डिफाइन करें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को। एक ओके, वर्दा ने बताया, महविश ने बताया है। रिक्रूटमेंट है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम विदिन और आउटसाइड एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द जॉब ऑफ इन ए टाइमली एंड द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर रहते हुए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की
हायरिंग करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे फाइनल ईयर की पूरी क्लास है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि दे आर ऑल वेरी कॉम्पिटेंट, ठीक है, दे आर ऑल वेरी क्वालिफाइड, बट मैं एक प्रोसेस यूज़ करूँगी जिसके अंदर मैं क्या करूँगी कि मैं हायरिंग करूँगी उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड द जॉब होंगे इन टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स एनालाइजिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब, अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयर्स टू दैट जॉब, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मकसद ही क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना। हाँ जी, बाकी लोग क्यों सोए हुए हैं क्लास में? Where are the other people? वर्दा, सिमरा, बच्चे बाकी लोग किधर हैं? यस, बिल्कुल। जैसे कि मुबशरा ने बात की है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अचीवर्स। तुम्हें हंसी नहीं आ रही? इतना पानी छोड़ दो। इन स्टेप बाय स्टेप मैनर्स की बात की गई है। स्टेप बाय स्टेप मैनर्स में जो है वो किस तरह से मतलब करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो क्या है कि वो एक प्रोसेसिंग वे है, ठीक है, और स्टेप प्रोसेसिंग वे है। सिलेक्शन की अगर बात करें तो द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड एवेल्युएटिंग द कैंडिडेट्स फॉर द स्पेसिफिक जॉब एंड सिलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। सिलेक्शन में ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हो जो कि पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, ठीक है, और आप उनको क्या बुलाते हो, आप उनको फॉर इंटरव्यू पर्पज बुलाते हो, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ की जो सिलेक्शन होती है वो रेंज होती है फ्रॉम ए वेरी सिंपल प्रोसेस टू ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फर्म हायरिंग एंड पोजीशन, जो कि फर्म की हायरिंग और पोजीशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है अंडरस्टैंड एंड डिफरेंस द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द ड्यूल गोल्स ऑफ द रिक्रूटिंग, comprehend recruitment process from organizational as well as in regional perspective, identify what strategies decisions are involved in recruiting, explain the major recruitment methods and analyzing their advantages and disadvantages, ठीक है। हम उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिफाई द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। डिज़ाइन एंड एडमिनिस्टर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस और इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे। ये देखें, ये आ गई आपकी एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, आपकी एचआर प्लानिंग आ जाती है, जॉब एनालिसिस आ जाती है, एंड दोनों साइडों पे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जॉब स्पेक्स आ जाती हैं, एंड एट द एंड आपकी रिक्रूटमेंट आ जाती है। तो अगर देखा जाए तो होली सोली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एचआर मैनेजमेंट टू डिजाइन ऑल दीज लेआउट्स, टू सिलेक्ट एंड टू रिक्रूट द एम्प्लॉयज फॉर ए पर्टिकुलर टास्क इन ए सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारा का सारा फ्लो चार्ट जो है वो आप देख सकते हैं, और इसी को आपने जो है वो फॉलो करना है, और इसी को जो है वो आपने देखना है। फ्लो चार्ट को जरा देखें, हरी आप इस फ्लो चार्ट को जल्दी से फॉलो करें, देखें इसको।
जी, होपफुली आप लोगों ने इस टेबल को पढ़ा है और देखा है, सबको समझ आ गया होगा। रिक्रूटमेंट की हम लोग बात करते हैं, कहता है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और ए पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है वो आप लोग जो प्रोसेस यूज़ करते हो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं कि ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है। या आप जो है वो क्या करते हो, पोटेंशियल कैंडिडेट्स की डिस्कवरी करते हो कि मतलब एक ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास जो है वो क्या हो, वो इतना पोटेंशियल हो कि वो इसके ऊपर बात कर सकें, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है, ये रिक्रूटमेंट कहलाती है। अब देयर आर सर्टेन टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स। नंबर वन, अट्रैक्ट दी क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, ठीक है। आप क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को, ठीक है। नंबर टू, देन आप इनकरेज करते हो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को कि टू द सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्फ आउट, ठीक है। कि वो अपने उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने लिए सेल्फ सिलेक्शन यूज़ करें, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट के ओवरऑल गोल्स क्या होते हैं। उसमें 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं, तो जिसमें आपके पास ये ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2 के इनकरेज द अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स टू सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्फ आउट, ठीक है। देन आ जाता है रिक्रूटमेंट इज अ टू वे सीक्रेट, कहते हैं कि जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है वो एक टू वे सीक्रेट होता है, स्ट्रीट है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर द क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या कर रही होती है, क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को जो है वो देख रही होती है। बेसिकली ये टू वे प्रोसेस इसीलिए इसमें कहा गया है कि एक तरफ हम क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट को देख रहे होते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एक वाकई पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ये एक तरफ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ आपके पास कैंडिडेट है। ऑर्गेनाइजेशन में वो कहते हैं वेकेंट और द न्यू पोजीशन अकर्स, ठीक है। वेकेंट या न्यू पोजीशन जो होती है वो आपके पास आती है। जनरेट कैंडिडेट पूल वाया इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड, उसके बाद आप एक पूल बनाते हो जनरल, एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्रूटमेंट मेथड्स का। देन आप क्या करते हो, एवेल्यूएट करते हो कैंडिडेट को वाया सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप उसको शॉर्ट आउट करते हैं। कैंडिडेट्स में आपके पास रिसीव एजुकेशन एंड चूज ऑक्यूपेशन, आप रिसीव करते हो एजुकेशन को और चूज करते हो आप ऑक्यूपेशन को। देन एक्वायर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपीरियंस, उसके बाद आप क्या करते हो कि एक्सपीरियंस एक्वायर करते हो और एम्प्लॉयमेंट को हायर करते हो, ठीक है। सर्च फॉर जॉब ओपनिंग्स, ठीक है, अप्लाई फॉर द जॉब। देन इम्प्रेस कंपनी ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आप कंपनी को इम्प्रेस करते हो, वैल्यूएट जॉब एंड कंपनी एंड देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट जॉब ऑफर। देन आ जाता है आपके पास स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग प्रोसेस की बात आ जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज नीडेड, देन नीडेड कितने एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। समर आप लेट क्यों आए हो बेटा? जी समर आप किधर थी? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट डिसीजन। स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस क्या होते हैं? इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। व्हेन टू रिक्रूट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कि किस टाइम पे हमें ज़रूरत है कि हमने एक्सटर्नल लोगों को लेना है, किस टाइम पे ज़रूरत है कि हमने इंटरनल लोगों को लेना है। देन वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ द जॉब रिक्रूटमेंट, कि जॉब की नेचर जो है उसके रिक्रूटमेंट की क्या नेचर है। मतलब एक क्लरिकल लेवल के ऊपर आपने काम करवाना है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर आपने काम करवाना है, या आपने किस लेवल के ऊपर काम करवाना है। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन रिक्रूटिंग सोर्सेज या मेथड। इसमें एडवर्टाइजिंग चॉइसेस आ जाती हैं, रिक्रूटिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर ओवरऑल आपकी जो है वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिक्रूट डिसीजंस में आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग में आपके पास आ जाता है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अब जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस, प्रिडिक्टेबल एंड शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द 6 मंथ ड्यूरेशन और लॉन्गर। ये 6 मंथ ड्यूरेशन या इससे लॉन्गर की होती है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम, ठीक है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास फुल टाइम और पार्ट टाइम क्या होता है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ रेगुलर शेड्यूल, यानी कि 37 आवर्स पर वीक, और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो रेगुलर शेड्यूल ऑफ लेस देन 37.5 आवर्स पर वीक, ठीक है। मतलब इसमें आवर्स और वीक की बात की जाती है। अगर तो 37.5 आवर्स पर वीक एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो वो फुल टाइम के अंदर कंसिडर होगा। अगर वो 37.5 आवर्स पर वीक के हिसाब से कम काम कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका पार्ट टाइम में होगा। देन आ जाता है इंडिपेंडेंट या कॉन्ट्रैक्टर्स। परफॉर्म स्पेसिफिक सर्विसेज ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यूज्ड इन ए नंबर ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग बिल्डिंग मेंटेनेंस, सिक्योरिटी एंड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन। देन आ जाता है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल आपके पास आ जाता है एन एम्प्लॉयर साइंस एन एग्रीमेंट विद एन एम्प्लॉय लीजिंग कंपनी आफ्टर विच द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज हायर्ड बाय द लीजिंग फर्म एंड लीज बैक टू द कंपनी फॉर ए फी स्मॉल, ठीक है। इसके लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें टेम्परेरी वर्कर्स आ जाते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन ट्राई बिफोर यू बाय, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आप पहले ट्राई करते हो फिर बाय करते हो, ये अप्रोच होती है आपकी। एम्प्लॉयज हु यूज टेम्परेरी एम्प्लॉयज कैन हायर देयर ऑन टेम्परेरी स्टाफ और यूज एजेंसीज सप्लाइंग टेम्परेरी वर्कर्स। सच फर्म सप्लाई वर्कर्स ऑन ए रेट पर डे और पर वीक बेसिस। देन आ जाता है सीजनल एम्प्लॉयज। सीजनल एम्प्लॉयज आर हायर्ड टू वर्क ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, ठीक है। सीजनल एम्प्लॉयज जो है वो उनको हायर किया जाता है पार्ट टाइम बेस के लिए, ठीक है। कंपनीज की दैट नीड एक्स्ट्रा हेल्प ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन, और जिनमें उनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन। टिपिकली आप कह लें क्रिसमस सीजन या क्रॉप हार्वेस्टिंग सीजन, जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अवेलेबल नहीं होती। देन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आ जाती हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरह से होती है। एक तो ये कि आप अपने ही हॉस्पिटल, अपने ही सेटअप से लोगों को ऑप्ट कर लें, और दूसरा यह हो सकता है कि आप आउटसाइड लें, एक्सटर्नल सोर्सेज से आप ले लें। अच्छा, अब जो आपके इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं उसमें आपकी जॉब पोस्टिंग आ जाती है एंड बिडिंग आ जाती है, ठीक है। फिर आपके पास प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉय रेफरल्स आ जाते हैं, रिक्रूटिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज एंड एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, इंटरनल रिक्रूटिंग डेटाबेसेस आ जाते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके इंटरनल सोर्सेज का पार्ट होती हैं। इंटरनल सोर्सेज के अगर एडवांटेजेस देखे जाए तो मोरल ऑफ प्रोमोटी, better assessment of the abilities, lower cost for some job, motivator for good performance, cause a succession of promotions, have to hire only at entry level। और डिसएडवांटेजेस में आपके पास इनब्रीडिंग आ जाती है, पॉसिबल मोरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं,
of those not promoted, political infighting आ जाती हैं for promotions, need for management and development program, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात की जाए तो स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, आपकी लेबर यूनियन आ जाती है, मीडिया सोर्सेज आ जाती हैं और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्सेज है। ठीक है, सोर्सेज एक्सटर्नल अब इंटरनल दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात की जाए तो न्यू ब्लड ब्रिंग्स न्यू पर्सपेक्टिव, चीपर एंड फास्टर देन ट्रेनिंग प्रोफेशनल। मतलब एक्सटर्नल में क्या होता है कि आपको एडवांटेज ये है कि ये फास्टर है, ट्रेनिंग प्रोफेशनल इसके अंदर आते हैं। नो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल सपोर्टर्स इन कंपनी, किसी किस्म का कोई किसी पार्टी का प्रेशर नहीं होता, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी में ब्रिंग ए न्यू इंडस्ट्री इनसाइड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू इंडस्ट्री लेके आती है, न्यू चेंज लेके आती है। डिसएडवांटेजेस में मे नॉट सेलेक्ट समवन हु विल फिट द जॉब और ऑर्गेनाइजेशन। और डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि बाज़ लोग जो है वो इस जॉब के लिए फिट नहीं होते। मे कॉज मोरल प्रॉब्लम फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स नॉट सिलेक्टेड, लॉन्गर एडजस्टमेंट और ओरिएंटेशन टाइम। इंटरनल रिक्रूटिंग मेथड्स में आपके पास इंटरनल रिक्रूटिंग मेथड में जॉब बोर्ड्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयर वेबसाइट्स आ जाती हैं। इंटरनल रिक्रूटिंग मेथड्स के एडवांटेजेस अगर देखें तो कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग है, एक्सपेंडेड पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। और डिसएडवांटेजेस में मोर अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं, एडिशनल वर्क फॉर HR स्टाफ मेंबर है, मैनी एप्लीकेंट्स आर नॉट सीरियसली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्सेस लिमिटेड और अनअवेलेबल टू सम एप्लीकेंट्स। अब कुछ ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे इवन सिग्नल भी नहीं आते। ठीक है, तो अगर वो प्लान करते भी हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए तो उनको इस किस्म की हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है। देन आ जाता है रिक्रूटिंग इवैल्यूएशन, क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाता है एंड क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेंट्स, तो एज द गोल ऑफ गुड रिक्रूटमेंट program is to generate a large pool of applicants from which to choose quality is the natural place to begin evaluation। ठीक है, मतलब हमारा गोल ही क्या है कि हमने इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ानी है, यील्ड रेशियो बढ़ानी है, और कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स एट वन स्टेज ऑफ द रिक्रूटिंग प्रोसेस टू नंबर ऑन द नेक्स्ट स्टेज। इसी तरह से क्वालिटी में इन एडिशन टू क्वांटिटी द इशू अराइजेज एज टू whether or not qualification of the applicants pool are sufficient to fill the job opening. Do the applicants meet job specification and do they perform the job well after hire? Evaluate recruiting cost and benefits in a cost benefit analysis to evaluate recruiting efforts. Cost may include both direct cost, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, रिक्रूटर्स की सैलरीज आ जाती हैं, TA ट्रैवल आ जाता है, ठीक है, एजेंसी फी आ जाती है, टेलीफोन आ जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में उसके पास आपके पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर हैं, पब्लिक रिलेशन, इमेजेस हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आउटसाइड देखनी पड़ती हैं। अब यूजिंग यील्ड रेशियोज टू डिटरमिन नीडेड एप्लीकेंट्स। अब मिसाल के तौर पे इनिशियल कॉन्टेक्ट या फाइनल इंटरव्यू, यील्ड रेशियो है 3:1। फाइनल इंटरव्यू या ऑफर्स जो है यील्ड रेशियो है 2:1। ऑफर्स हायर, यील्ड रेशियो जो है वो 2:1 है। अगर 300 एप्लीकेंट्स है तो 100 फाइनल इंटरव्यूज है आपके पास, 50 आपके पास ऑफर्स है। ठीक है, देन 25 आपके पास हायर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रेंट्स ऑन रिक्रूटमेंट, इमेज ऑफ द कंपनी आ जाती है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द जॉब आ जाती है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी आ जाती है आपके पास, रिक्रूटमेंट कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव टॉप पे हैं, उसको सारा का सारा आपकी HR प्लान करती है। ठीक है, उसके बाद जॉब एनालिसिस होती है, जॉब एनालिसिस के बाद आपकी जॉब JDs आती हैं, जॉब स्पेक्स आ जाते हैं, देन आपकी रिक्रूटमेंट होती है एंड आफ्टर दैट योर सिलेक्शन होती है। ठीक है, अब जो सिलेक्शन है उसको हम नेक्स्ट करेंगे, अभी रिक्रूटमेंट को आपने घोटा लगा के पी लेना। ठीक है, इसके जितने भी वो है रिक्रूटमेंट के जो है मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन से हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी आपने जो है इसको रिक्रूटमेंट को जो है वो देखें। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने नेट पे से और जो आपके पुराने नोट्स हैं उनको निकाल के उनको पढ़ना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो ये बात समझ आ रही है क्लास? बुशरा किधर है? आज ना फातिमा है। ये लेक्चर मैंने आपको सेंड किया हुआ है। क्लास सबके पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो है टॉपिक वो मौजूद है। प्लीज टेल मी एवरीवन हैव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टॉपिक और नॉट? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वाला टॉपिक होपफुली क्लास सबके पास होना चाहिए। सीआर तो इस वक्त सोई होती है लेक्चर ऑन करके। पूछ रही हूँ तो मुझे आंसर तो करें कि है या नहीं है। नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँ। हालांकि मैंने सिमरा को सारे ये टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन इस टाइम वो जवाब देने से कासिर है। पूरिया आप भी लेट आई हो बेटा। पूरिया आप बेटा लेट क्यों आई हो? फातिमा भी लेट आई है। कहाँ थे आप लोग बेटे? नहीं है, मुबशरा कह रही है नहीं है। मैंने मुबशरा सारे आपके ये जो लेक्चर्स हैं आपकी सीआर सिमरा को जो है वो सेंड किए हैं। सिमरा आप मेरा ख्याल है सामने आए और बात करें ताकि मुझे भी पता चले। मैंने आपके पास बिठा के ऑफिस में वो सेंड किया है। क्यों स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है लेक्चर्स? वेयर इज सिमरा? सिमरा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वेयर आर यू बेटा? इसका मतलब सिमरा बात का जवाब नहीं दे रही और ना ही वर्दा उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं आपको ये ग्रुप में सेंड कर देती हूँ लेक्चर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला।
जी मिल गया स्टूडेंट्स आपको? हाँ जी, लेक्चर मिल गया बच्चों आपको? उमा ने सारे मैसेजेस आपको ग्रुप में वो सेंड किए हैं लेक्चर्स, और क्लास आप लोग कैसे कहते हैं कि हमें लेक्चर नहीं मिले? दिस इज़ वेरी बैड थिंग। मैंने आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं अब देना, क्योंकि ऑलरेडी हुमा भी कह रही है कि मैंने सारे लेक्चर जो है वो आप लोगों को ग्रुप में सेंड किए हैं। देन आई विल नेवर सेंड यू एनी लेक्चर। समझ आ रही है? मैंने लास्ट लेक्चर को जो कि आपको सेंड कर दिया। आप लोग बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं और बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही, तो बस ठीक है। और मैं सबकी जो है वो जिसके पास भी लेक्चर ना हो मैं सबकी एब्सेंट मार्क करूँगी।